देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ के बारे में। जो जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका पहली बात तो सिलेबस क्या है? तो देखिए, सिलेबस में इसमें कुछ चीज़ें बताए रखी है, जैसे गवर्नेंस के बारे में बता रखा है। गवर्नेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। गवर्नेंस के अलावा हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटी के अलावा हमें सोशल जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सोशल जस्टिस यानी समाज में किस तरीके से न्याय व्यवस्था हो उसके बारे में पता होना चाहिए। संविधान के बारे में पता होना चाहिए और सरकार के बारे में पता होना चाहिए। ये जीएस सेकंड का सिलेबस है मोटा मोटा। अब इसमें ये टॉपिक हैं, इनसे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, टॉपिक क्या है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशंस, यानी कि ऐतिहासिक रूप से किस तरीके की इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। फीचर्स के बारे में बात कर रहा है। अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में बात कर रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन कर रहा है बाकी देशों के साथ में। तो इनसे किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए, इनसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन। तो 2013 से 2022 तक के हम सारे टॉपिक देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए, 2000 इसमें 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया, यानी आजकल इंडिया में जो मॉडर्न लॉ है उसका सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या है इंडिया में। मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इंडिया में क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया is the constitutionalization of the environmental problem by the Supreme Court। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई लॉ बनाया गया है, कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है मॉडर्न लॉ का इंडिया का, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यानी संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट प्रॉब्लम के लिए बताया है। उसको डिस्कस करना है स्टेटमेंट को, हेल्प ऑफ रिलीवेंट केस लॉ, यानी कि उस तरीके के केस की हेल्प से उसको डिस्कस करना है। दूसरा है राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स बट दीज राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि जो राइट हैं, यानी कि इंडिया में कोई कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी बस सकता है, तो ये फ्रीली अवेलेबल हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए। लेकिन ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये कमेंट्स करना है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई देश पर इमरजेंसी लगेगी तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, इन राइट्स को इग्नोर करना होगा। और वहाँ पर जैसे कि 144 धारा लग जाती है, वहाँ पर हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना होता है। तो उसके बारे में बताया गया है कि आपको कमेंट्स करना है और बताना है। तीसरा एक क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीड्यूर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड, यानी कि इंडिया में किस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और फ्रांस में किस तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि 2022 में पूछे गए हैं जीएस 3 में। अभी 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? पहला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी इज द रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ and is founded by or is founded on its essential facets. Explain the doctrine of constitution morality with help of relevant judicial decision, यानी कोई इस तरीके के डिसीजंस के बारे में हमें बताना है जो डिसीजंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी के बारे में बताते हैं। यानी कि ये संविधान की जड़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी जो होती है, संविधान के जो नैतिक कर्तव्य हैं, नैतिक जो मूल्य हैं, वो संविधान की जड़ हैं। तो ऐसे कौन-कौन से क्या हैं, जुडिशियल डिसीजन लिए गए हैं जिनके बारे में हमें बताना है, जो इन चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी है, वो रूट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का।
फिर 5वां क्वेश्चन है, एनालाइज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ नेशंस और वैकेंसी ऑफ द नोटेशन ऑफ इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। यानी जो एक तो इक्वलिटी बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर इक्वलिटी बताई गई है, और एक इक्वलिटी बताई गई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन दोनों में हमें क्या करना है, उन दोनों में हमें फर्क देखना है, यानी फीचर्स को हमें डिस्टिंग्विश करना है, एनालाइज करना है और डिस्टिंग्विश करना है जो फीचर्स हैं इसके अंदर, यूएसए के अंदर फीचर्स क्या हैं इक्वलिटी के, और हमारे इंडिया में फीचर्स क्या हैं इक्वलिटी के। उसके बाद में अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन आया है, ये 2020 में आया था ये क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताता है कि सेंट्रलाइज टेंडेंसी बताता है, यानी केंद्र सरकार की तरफ झुकाव ज़्यादा बताता है, ताकि देश को एकता में रखा जा सके, यूनिटी में रखा जा सके देश को, तो ये देश की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। एलुसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट। यानी कि 2020 में एक फार्म एक्ट भी पास किया गया था, और एक एपिडेमिक डिसीज एक्ट है जो 1897 में पास किया गया था। उसके रेस्पेक्ट में हमें ये क्या करना है, इलुसिडेट करना है कि जो इंडिया है वो सेंट्रलाइज टेंडेंसी है इंडिया की, वो हमें इलुस्ट्रेट करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के रेस्पेक्ट में हमें इसको इलुस्ट्रेट करना है, जो कि 2005 का है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट है वो 1897 का है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए ये 7वां क्वेश्चन है 2000 इसका 7वां क्वेश्चन, ये 2020 में आया था, 2020 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्या 3 क्वेश्चन आए थे। तो एक तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पढ़ लिया, एक ये है, विच स्टेप आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूलाइजेशन ऑफ ए कमीशन। यानी एक कमीशन बनाना है, उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करना है यानी संवैधानिक मान्यता देनी है, तो कौन कौन सी स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ेगी। डू यू थिंक imparting constitutional to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reason। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है NCW, उसको कॉन्स्टिट्यूशन दे दी गई है, यानी संवैधानिक रूप से उसका दर्जा दे दिया गया है, तो इससे क्या ज़्यादा जेंडर जस्टिस मिलेगा वुमेन को, ये हमें रीजंस के साथ में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में आया था, द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन द रिसेंट टाइम। यानी जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में और यूके में, वो कन्वर्जिंग भी दिख रहा है और डाइवर्जिंग भी दिख रहा है। हाईलाइट द की पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिटवीन द टू नेशन इन टर्म ऑफ दियर जुडिशियल प्रैक्टिस। तो हमें वो पॉइंट हाईलाइट करना है जो कन्वर्जिंग बता रहे हैं, और वो पॉइंट हाईलाइट करना है जो डाइवर्जिंग बता रहे हैं दोनों नेशंस के अंदर, इन टर्म ऑफ जुडिशियल प्रैक्टिस। यानी जुडिशियल प्रैक्टिस में कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो कन्वर्जिंग टाइप में है और कौन कौन से हैं वो डाइवर्जिंग टाइप में है। उसके बाद में ये 2019 में आया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है पावर पार्लियामेंट्स पावर to amend the constitution in a limited power and it cannot be enlarged into the absolute power। ये जो पार्लियामेंट पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके पास लिमिटेड पावर है, और इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर, इसको एब्सोल्यूट पावर में कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकता। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 of the constitution can destroy the basic structure of constitution by expanding it amending power। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के द्वारा जो पावर दिया गया है, उस पावर के द्वारा पार्लियामेंट क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है।
इसको हमें एक्सटेंड करना है। फिर एक 10वां क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया था ये। व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अप्रोच है सेक्युलरिज्म की, उससे फ्रांस क्या सीख सकता है। फिर उसके बाद में है इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, तो बड़े लोकतंत्र हैं इंडिया और यूएसए। एग्जामिन द बेसिक टीनेट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम आर बाइस्ड, तो बेसिक टेनेट्स हमें एग्जामिन करने हैं जिनकी वजह से दोनों पॉलिटिकल सिस्टम हैं वो बेस हैं, यानी दोनों पॉलिटिकल सिस्टम जुड़े हुए हैं, उनको हमें बेसिक टीनेट्स को आइडेंटिफाई करना है जहां पर दोनों पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड है। नेक्स्ट देखें, देखिए अंडर व्हाट सरकमटेंस, यहाँ पर हम देख सकते हैं अंडर व्हाट सरकमटेंस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसके द्वारा कौन सी सरकमटेंस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कॉन्सिक्वेंस फॉलो विच सच ए डिक्लेरेशन रिमेन इन फोर्स, और इसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हमें फॉलो करेंगे ताकि सारे इस तरीके के डिक्लेरेशन हैं वो एक्ट में रहें, फोर्स में रहें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 2017 में आया था, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है राइट टू प्राइवेसी पर, उसमें हमें एग्जामिन करना है फंडामेंटल राइट का जो स्कोप है उसको हमें एग्जामिन करना है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें बताया गया है, ये आया था 2016 में, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू दी वर्ल्ड रिपब्लिक इन दी प्रीएम्बल, यानी जो प्रत्येक एडजेक्टिव यहाँ पर अटैच किया गया है इंडिया के जो प्रीएम्बल में उसको हमें डिस्कस करना है। आर दे डिफेंडेबल इन दी प्रेजेंट सरकमटेंस स्टेंस, क्या उनको डिफेंड किया जा सकता है, वर्तमान के जो प्रेजेंट सरकमटेंस है क्या उनमें डिफेंड किया जा सकता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम enacting for its citizens a uniform civil code as provided in the directive principle of state policy, यानी हमें वो पॉसिबल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है, इंडिया के जो पॉसिबल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है जो कि फ्रॉम enacting for its citizen to uniform civil code, यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह बिहेव करते हैं इंडिया के लोगों के लिए, एंड प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और स्टेट पॉलिसी के डायरेक्ट प्रिंसिपल यहाँ पर दिए गए हैं, उन पॉसिबल फैक्टर्स को हमें बताना है, डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया था, खाप पंचायत रिलेटेड। खाप पंचायत हैज बीन इन द न्यूज फॉर फंक्शनिंग एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के रूप में काम कर रही है खाप पंचायतें, क्योंकि गाँव में न्याय वगैरह करती है हरियाणा की साइड। ऑफन डिलीवरिंग प्रोनाउंसमेंट अमाउंटिंग टू ह्यूमन राइट वायोलेशन, तो ये ह्यूमन राइट वायोलेशन अगर होते हैं तो उनको क्या है ये सजा भी देते हैं, प्रोनाउंसमेंट भी अनाउंस करते हैं। एंड डिस्कस क्रिटिकली द एक्शन टेकन बाय द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी टू सेट द थिंग्स राइट इन दिस रिगार्ड, तो हमें ये बताना है क्रिटिकली जो एक्शन लेजिस्लेटिव ने लिया है, एग्जीक्यूटिव ने लिया है और जुडिशरी ने लिया है, इस तरीके के जो थिंग्स हैं उनको सेट करने के लिए। तो इस तरीके से ये 16 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं जो कि हमने ऊपर यहाँ पर देखे थे। 16 तो ये क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट entail लीगल रेगुलेशन ऑन बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली,
तो जो राइट है क्लीन इन्वायरमेंट का, क्या ये लीगल रेगुलेशन लगा सकता है दिवाली पे जो पटाखे चलाए जाते हैं उनके लिए? डिस्कस द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जजमेंट ऑफ अपेक्स कोर्ट इन दिस रिगार्ड। यानी अपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट है आर्टिकल 21 के रेस्पेक्ट में, उसको आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? यानी जो बोलने की आज़ादी है, जो एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, उससे आप क्या समझते हैं? डज इट कवर हेट स्पीच आल्सो? क्या ये हेट स्पीच को भी कवर करता है? वाई डू द फिल्म इन इंडिया स्टैंड ऑन स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन डिस्कस? तो क्यों इंडिया की जो फिल्में हैं उनको अलग सिनारियो में रखा गया है? क्योंकि वहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, डिफरेंट प्लान है वहाँ पर एक्सप्रेस करने का, क्योंकि मूवियों में एक थिंक है वो एक्सप्रेस की जाती है। फिर हमें बताना है डिस्कस सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का सेक्शन जो 66A है उसको डिस्कस करना है विथ रेफरेंस टू इट्स एलिग्ड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और किसके रेफरेंस में अपने को इसको डिस्कस करना है कि ये आर्टिकल 19 का वायलेशन किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है उसका वायलेशन किया है, उसके रेस्पेक्ट में हमको इसको डिस्कस करना है। तो बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं।